So today we will be discussing with you whether you should be investing in इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स क्या होते हैं, उसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों पे हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे, सो दैट आप सबको काफ़ी क्लियरिटी हो और आप अपने कस्टमर्स को अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे सकें। सो सबसे पहले आपको चीज समझनी है भाई, इंटरनेशनल फंड्स होते क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल फंड्स और व्हाट आर इंटरनेशनल फंड्स। ऐसे फंड्स जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन फंड्स को हम इंटरनेशनल फंड्स बोल सकते हैं। कोई फंड जो है वो यूएस में करता है, कोई जो है एशिया में करता है, कोई चाइना में करता है, कोई यूरोप में करता है। तो जब भी कोई ऐसा फंड है जो इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको हम इंटरनेशनल फंड्स बोलते हैं। तो रीजन क्या है ऐसे फंड्स में निवेश करने का, जब इंडिया में ही इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड ओवर से लोग इंडिया में निवेश करने आ रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल फंड्स में क्यों निवेश करना चाहिए। जो लॉजिक है इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करने का वो ये है दोस्तों कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने आपको बार बार बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसेट एलोकेशन। हमको ऐसे एसेट क्लास में निवेश करना जरूरी है जहां पे आपके इंडियन मार्केट से को रिलेशन जो है वो कम हो। को रिलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इंडिया मार्केट गिर रहा है तो हम ऐसे एसेट क्लास में लगाएं जहां पे जो डाउनफॉल है या तो कम हो या ना हो। तो इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन ऑफ वन एसेट क्लास विथ अदर एसेट क्लास। तो जनरली हमने देखा है जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, उसमें नीचे गिर रहा हो, तो आपका डेट मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर आप लेट्स से गोल्ड से कंपेयर करेंगे तो उसमें भी जो कोरिलेशन है इक्विटी से, इंडियन इक्विटी से, वो काफी कम है। तो जितना कम कोरिलेशन होता है उतना ही अच्छा कस्टमर के पोर्टफोलियो के लिए होता है, क्योंकि वहां पे फिर आप कस्टमर के पोर्टफोलियो को ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि कोई एक मार्केट में अगर रिस्क बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो कस्टमर का टोटल पोर्टफोलियो जो है वो एकदम डाउन में नहीं जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें। और इंटरनेशनल इक्विटी भी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको पैसे लगाने चाहिए, ताकि इंडियन मार्केट पे आपका पूरा पैसा ना लगा हो। इससे आपके पोर्टफोलियो या आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे को एक ही जगह पे रखने पे सब एक साथ फूट जाएंगे। इसी तरीके से सारा पैसा एक ही मार्केट में निवेश करने से रिस्क काफी बढ़ जाता है, और इसीलिए आपको हर एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए। और ऐसे ही एक एसेट क्लास है इंटरनेशनल इक्विटीज, जहां पे आपको हम आज डिटेल में बताएंगे कि निवेश कैसे करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करने के क्या क्या तरीके हैं दोस्तों, कई सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप डायरेक्ट वहां पे स्टॉक्स खरीद लें, है ना। तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं जो आपको एक्सपोजर देते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरे मार्केट जैसे हो गए यूरोप हो गया, या जापान हो गया, चाइना हो गया, एशियन मार्केट्स हो गए, वहां पे अभी डायरेक्ट इंडियन इक्विटीज में एक्सपोजर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूएस मार्केट में आप अगर स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे तो इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। आप एप्पल का शेयर खरीदना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदना चाहते हैं, अमेजन का शेयर खरीदना चाहते हैं, वो सारे शेयर्स जो है आप इंडिया में रह के भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आपका जो नॉलेज है स्टॉक पिकिंग का वो काफी लिमिटेड है। आप कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही निवेश कर पाएंगे, तो आपके पोर्टफोलियो को जो रियल एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बना सकते थे वो आप खुद से नहीं बना पाएंगे। और वहां पे म्यूचुअल फंड्स का एक एक्टिव रोल आता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा जब आप फॉरेन मार्केट्स में निवेश करते हैं तो वो आपको एक्सपर्टाइज मिलता है, जिसकी वजह से आप जो है अपने कस्टमर को एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन दे पाएंगे। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने के लिए,
कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में निवेश करते हैं तो हर साल आरबीआई ने कैपिटल आउटफ्लो का एक लिमिट लगा रखा है। मतलब अगर आप फॉरेन में रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं या स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं या किसी अदर एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं, एज एन इंडियन आप 2,50,000 डॉलर से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कैपिटल का फ्लो है वो काफी बढ़ जाता है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो आपने बार बार सुना होगा, जो फॉरेन रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये लिमिट लगा रखी। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो ये लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो म्यूचुअल फंड का यहाँ भी एक एक्टिव रोल आता है। आप जब आपको ये क्लियर होगा कि भाई हमें फॉरेन मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन, तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि भाई कौन से मार्केट्स में पैसा लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो इसके लिए आपको एक सिंपल लॉजिक समझना है दोस्तों, क्योंकि हमारी नॉलेज काफी लिमिटेड है। तो हमको जो फॉरेन मार्केट चूज करना है वो ऐसा चूज करना है जो एक साइजेबल साइज का हो और जहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चाइना मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो वहां का मार्केट काफी ओपेक है। ओपेक का मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन आती जाती नहीं है, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा हैवी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी मैनिपुलेशन होता है। तो हम ऐसे मार्केट को अवॉइड करना चाहिए जहां पे हमारा जो एक्सपोजर है वो काफी रिस्की हो। हमें बड़े मार्केट को चूज करना चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम जो है जब फॉरेन इक्विटीज में निवेश करते हैं तो वहां पे हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज ही निवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां पे अपने निवेश का 70% 80% पैसा लगा रहा हूं। हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए 10%, 15%, 5% अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से निवेश करते हैं। कहने का मतलब है कि वहां पे हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्योंकि हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट में नहीं है, तो हमको अपने निवेश को उन मार्केट्स में रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है जहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है और जहां पे साइज ज्यादा है। बड़ा मार्केट मतलब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा और बड़ा मार्केट मतलब लिक्विडिटी ज्यादा। तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर में सबसे बड़े फॉरेन मार्केट्स कौन से हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों वो है यूएस का। यूएस का जो इक्विटी मार्केट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ना। तो अगर आपको फॉरेन इक्विटीज में निवेश करना है दोस्तों, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि यू नीड टू स्टार्ट विद यूएस मार्केट। क्योंकि अगर आप देखें, देखिए हमने आपके लिए कुछ डाटा पॉइंट्स लेके आए हैं, कंट्रीज रैंक्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा मार्केट कैप है वो कहा किसका है दोस्तों, वो है यूएस का। यूएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5,229 ट्रिलियन। ठीक है, सेकंड है चाइना, थर्ड है जापान, फोर्थ है इंडिया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि टोटल वर्ल्ड ओवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है 9,624, जहां पे आपका यूएस ही 60% से ज्यादा का है। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि जब भी आप फॉरेन इक्विटीज में निवेश करने के लिए देख रहे हैं, तो अपने क्लाइंट का या अपने निवेश का जो कंसंट्रेशन है वो यूएस मार्केट में ही रखें, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाए और आपको ज्यादा रिस्क ना मिले। ठीक है। सो जो भी यूएस बेस्ड फंड्स हैं, अगर आप उनको चूज करेंगे तो मुझे लगता है आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली यूएस मार्केट में रिस्क काफी हद तक कम होगा। तो आपको यूएस बेस्ड जो फंड्स होते हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा। तो जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, तो अभी मैं बताता हूँ कितने टाइप के फंड्स हैं जो जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं या फॉरेन मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। तो जो कई कैटेगरी के फंड्स होते हैं दोस्तों, एक फंड होता है जहां पे फंड मैनेजर जो है डायरेक्ट यूएस के स्टॉक्स में निवेश करता है। ठीक है। तो ऐसे फंड्स में अगर आप पैसे लगाते हैं तो वहां पे यहाँ का फंड मैनेजर रिसर्च करके वहां के स्टॉक को खरीद रहा है और उन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। दूसरे टाइप के फंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फीडर फंड्स। फीडर फंड्स क्या होते हैं दोस्तों, एस इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी जब किसी दूसरे फंड्स में पैसे निवेश करती है उसको हम बोलते हैं फीडर फंड्स।
फीडर फंड का मतलब है यहाँ का पैसा जो भी इकट्ठा होगा वो पैसा डायरेक्टली वहां पे निवेश होगा, वहां की किसी स्कीम में निवेश होगा, और इसको हम बोलते हैं फीडर फंड्स। जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है दोस्तों उसको बोलते हैं हम फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स का मतलब है इंडिया में एक फंड बनाया जिसका निवेश हम, जिसका पैसा जो है फॉरेन के किसी फंड में निवेश हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स में इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड बनाती है जिसको कहते हैं भाई, लेट्स, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ये आईसीआईसीआई का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, एडलवाइस का टेक्नोलॉजी फंड है, काफी इनोवेशन फंड्स हैं, कई तरीके के फॉरेन फंड्स आ रहे हैं मार्केट में। इन्होंने इस थीम पे पैसा उठाया और इसी थीम पे यूएस की किसी फंड में वो निवेश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड, जहां पे इंडिया के फंड का पैसा यूएस या दूसरे फॉरेन मार्केट के फंड्स में निवेश होता है। जो चौथे टाइप का फंड होता है दोस्तों वो ऐसे होते हैं जहां पे फंड का मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इंडियन मार्केट में लगता है लेकिन कुछ परसेंटेज पैसा फॉरेन मार्केट्स में लगता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ये अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें होता क्या है दोस्तों, फंड मैनेजर 65% मिनिमम पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में लगाते हैं और बाकी का 35% पैसा जो है उनका मैंडेट है कि उसमें से वो यूएस मार्केट में लगा सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर मिल रहा है और इंडियन मार्केट का भी एक्सपोजर मिल रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली क्या होता है दोस्तों कि ऐसे फंड्स में आपको जो टैक्सेशन है आपके प्रॉफिट पे वो काफी रैशनलाइज हो जाता है। तो अभी जो अगला चीज आपको समझना है कि ये इस पे आपका टैक्सेशन क्या बनता है, उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये सारे फंड्स होते कैसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ वैल्यू रिसर्च को ओपन करेंगे और वहां पे अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज में जाएंगे तो आपको इन सारे फंड्स के बारे में काफी डिटेल में पता चलेगा। जल्दी से ओपन कीजिए। सबने ओपन किया दोस्तों, ये वैल्यू रिसर्च में जाएंगे, फंड मॉनिटर में आप जाएंगे। जब आप फंड मॉनिटर में जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हर कैटेगरी मिल रहा है और यहाँ पे कैटेगरी इंटरनेशनल फंड्स का, आप उसको क्लिक करें। ये देख, इक्विटी इंटरनेशनल। जब आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो भी इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो फॉरेन में निवेश करते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। तो देखिए जैसे ये ABSL ग्लोबल इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज रेगुलर फंड, यहाँ पे देखिए ABSL ग्लोबल एक्सीलेंस इक्विटी फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड मतलब ये जो स्कीम है ये फॉरेन के किसी फंड में निवेश कर रही है। ABSL नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, तो नैस्डैक 100 का जो फंड है वहां पे उसमें निवेश कर रही है। अगर आप इसको, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, आप इनके पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से फंड में निवेश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, काफी नए नए थीम आ गए। जैसे देखिए एक्सिस का चाइना इक्विटी फंड है जो चाइनीज मार्केट में निवेश करता है। आप देखेंगे कुछ और भी यूरोपियन मार्केट में ग्लोबल क्लीन एनर्जी फंड है, इनोवेशन फंड है जो फॉरेन के इनोवेटिव कंपनीज में निवेश कर रहा है। DSP का गोल्ड फंड है जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में निवेश कर रहा है। एशियन इक्विटी फंड है जो एशियन कंट्रीज हैं, सिंगापुर, आपका ताइवान, मलेशिया, इन सब की जो कंपनीज हैं उसमें निवेश कर रहा है। इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज फंड सारे डेवलपिंग कंट्रीज में निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको यूरोपियन डायनेमिक इक्विटी फंड यूरोप के मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी जहां पे आप जो है एक्सपोजर दिला सकते हैं अपने क्लाइंट का फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, जब भी आप अपने क्लाइंट का इंटरनेशनल एक्सपोजर दिला रहे हैं तो पहली बात आपको याद रखना है आपकी पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो मेन एम्फेसिस होना चाहिए वो यूएस मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट जो वर्ल्ड ओवर स्टॉक का है वो कौन सा है, यूएस है। जैसे मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिखाया, तो वहां पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे ज्यादा बेटर मिलेगा।
तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। अभी जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि फंड कौन कौन से हैं और क्या है, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि भाई इसमें रिस्क क्या है ना। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा रिस्क है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, ज्योग्राफी का, जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको वहां पे वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता है, वहां पे कंपनियों के डिटेल्स आपको नहीं पता है, लेकिन आप वहां पे निवेश करना चाहते, तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आपको उन मार्केट्स की ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि जब भी आप फॉरेन मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप ऐसे मार्केट में निवेश करें जहां पे आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको लगता है रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, ताकि आपके पैसे जो हमेशा सेफ रहें। और जिस फंड को आप चूज कर रहे हैं आप उनका अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट को जरूर देखें। जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों वो होता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का मतलब क्या है दोस्तों? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो दैट इट इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस। सो करेंसी रिस्क का मतलब है दोस्तों, जो जब आप करेंसी को एक डिनोमिनेटर से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो रेट का फ्लक्चुएशन है वो भी आपके रिटर्न को इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में किया, तो अज्यूम आप जो है $1,000 जो है आप यूएस मार्केट में निवेश कर रहे हैं। इसके लिए आपको इंडियन रुपीस कितना लगाना पड़ेगा दोस्तों? अज्यूम एक इंडियन रुपीस जो है आपका 85 रुपीज है आज, ठीक है? तो आज आपको 85 इंटू 1000, इतना पैसा जब आप लगाएंगे तो आपको $1,000 मिलेंगे जो आप यूएस मार्केट में निवेश करेंगे। ये सर नो? तो आप इसको कह रहे हैं कि भाई 85,000 रुपीज में आप निवेश कर रहा हूं। अज्यूम एक साल के बाद, तो इसको रुपया बना लें, अज्यूम एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर क्या हो रहा है दोस्तों? अभी अज्यूम आफ्टर 1 ईयर आपका जो $1,000 का इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ के अज्यूम ये $1,100 हो गया। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ दोस्तों? ये आपका इन्वेस्टमेंट जो था $1,100 हो गया, और आपने डिसाइड किया कि भाई अब मैं इसको लिक्विडेट करके पैसा वापस ले लेता हूं, मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं। उसमें क्या होगा दोस्तों? उसमें अब ये होगा कि आप जब ये $1,100 बेचेंगे तो उस समय जो कन्वर्जन का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आज उस समय $1 को जब आपने बेचा तो आपको सिर्फ ₹80 मिल रहे हैं। अब होगा क्या? आपका जो ₹80 है इंटू 1,100, तो अभी आपको कितना मिलेगा दोस्तों? अभी आपको मिलेगा $88,000। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इवन दो आपकी ग्रोथ जो थी इंटरनेशनल मार्केट में 10% क्यों हुई, लेकिन आपका रियल ग्रोथ जो हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? सिर्फ $3,000 का हुआ, जो 5% से भी कम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब आप फॉरेन मार्केट में निवेश करते हैं तो जो रुपए का उतार चढ़ाव है कंपेयर टू डॉलर, वो भी आपके निवेश को इंपैक्ट करता है। अगर आपका रुपीस जो है स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग का मतलब क्या है दोस्तों? आप पहले $85 में $1 आप खरीदते थे, अभी आपको $80 ही $1 पे मिल रहा है। इसका मतलब आपका रुपया स्ट्रांग हो गया। योर करेंसी हैज बिकम स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब मैं कम दे के उतनी क्वांटिटी ले रहा हूं, तो स्ट्रांग यही हुआ ना। अगर मैं $90 देता इसका मतलब मेरा रुपया वीक हो जाता, अभी मैं $80 दे रहा हूं इसका मतलब मेरा रुपया स्ट्रांग हो गया। तो आपका जब भी करेंसी स्ट्रांग होता है, आप जब फॉरेन मार्केट्स में निवेश करते हैं, इसका आपके रिटर्न्स पे या आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब आपके रिटर्न्स को वो कम कर देता है। अज्यूम आप अगर ये 80 की जगह 85 होता, अभी जितने पे मैंने निवेश किया था उतना ही होता, तो क्या होता दोस्तों? अगर आप यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे फिर वही कैलकुलेशन करूं, अगर मैं कहूं कि भाई आज के डेट में भी ये 85 ही रुपीस था, है ना,
यहाँ पे मैं कहूं कि अगर जब मैं बेचने गया तभी भी $1 के लिए मुझे ₹85 मिल रहा है, तो आप देखिए मुझे कितना कितना पैसा मिलता था दोस्तों, 93,500 अपने को मिलता था, है ना। लेकिन क्योंकि रुपया जो है स्ट्रांग हो गया, जब रुपया स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो कम हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज व्हाट वी कॉल एज करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का मतलब है जब आपका होम कंट्री जहां से आप निवेश कर रहे हैं वहां का पैसा स्ट्रांग होगा, तो आपका निवेश का जो वैल्यू है या रिटर्न है वो कम हो सकता है। अब इसका अपोजिट होगा, अगर आपका रुपया वीक हो रहा है, अगर अगर जो आपके कंट्री का करेंसी है वो वीक हो रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आप दूसरा सिनेरियो लीजिए, अज्यूम जो आपका आज की डेट में रुपया है वो लेट्स से अज्यूम ₹90 हो गया, तो अभी क्या होगा, आपका रिटर्न क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप 90 लीजिए, 90 इंटू 1,100 विच इज गोइंग टू बी ₹99,000, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका रिटर्न फॉरेन मार्केट्स में सिर्फ फॉरेन के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं है, बट आपके होम करेंसी के मूवमेंट पे भी डिपेंडेंट है। अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अगर आपके होम कंट्री की करेंसी वीक होगी तो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जो आपको समझनी है।